हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर फर्स्ट, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट आप पहले देखिए, देन आप लेक्चर नंबर 2 पे आइए। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने मटेरियल सोर्सेज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने बिल्डिंग एंड प्लेसेस, स्टैच्यूज एंड मेमोरियल्स के बारे में पढ़ा। देन हम रिटन सोर्सेज पे आए थे, जिसमें न्यूज़पेपर हमने पढ़ लिया था एंड मैप्स एंड ड्राइंग्स हमने पढ़ ली थी। नाउ हम आएंगे ओरल सोर्सेज पे। द फॉलोइंग सोर्सेज आर इंक्लूडेड इन द ओरल सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। नीचे जो भी आपको चीज़ें दी हुई है, ये सारे ओरल सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। ओरल सोर्सेज मतलब क्या होता है? ऐसे सोर्सेज जिन्हें लिखा नहीं गया है या जो ऑब्जेक्ट नहीं है कि हमको कहीं मिल गए हो, वो एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास होते आए हैं। वन जनरेशन टू सेकंड टू थर्ड ऐसे पास होते आए हैं और हम तक पहुँचे हैं। और ओरल सोर्सेज में हियर सेज भी होते हैं। हियर सेज मतलब होता है कि ऐसी बातें जो सुनी हुई होती है, कि किसी ने किसी को बताया कि ऐसा इस साल में हुआ था, और फिर वो बात उसने किसी तीसरे को बताई। तो ज़रूरी नहीं होता है कि ओरल सोर्सेज बिल्कुल सच्चे हों। ओरल सोर्सेज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता जब तक उसका कोई प्रूफ नहीं मिला हो, रिटन प्रूफ। तो इसीलिए ओरल सोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होती है। और स्पेशली जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो हिस्ट्री लिखते हैं, वो तो बहुत ही कम डिपेंड होते हैं ओरल सोर्सेज के ऊपर। चलिए देखते हैं ओरल सोर्सेज में क्या क्या आता है। फोक सॉन्ग, पोवाड़ा, फोक टेल्स, नरेशंस, इंटरव्यूज, फेयर्स, जलसा, आर्ट ग्रुप्स, रिदमिक प्रोज एंड इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स, ये सारे आते हैं ओरल सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट वेरियस इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स वर composed. At present, some of these songs are available in written form, but there are many other unpublished inspirational songs memorized by freedom fighters. तो जो भी फ्रीडम मूवमेंट का पीरियड था, इस समय बहुत सारे इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स मतलब ऐसे सॉन्ग्स जो अपने देश के लिए गाए जा सकते हैं। जैसे आज के समय में जैसे हम 15 अगस्त में गाने गाते हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाते हैं, जिससे हमें हमारे देश की तरफ एक जागरूकता होती है। हमें समझ आता है कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है। एज अ सिटीज़न ऑफ कंट्री हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स होते हैं। तो उस समय तो बहुत सारे इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स थे। कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जो लिखे भी गए हैं, जैसे नेशनल एंथम है तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। तो ऐसे बहुत सारे लिखे भी गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो लिखे नहीं भी गए हैं, वो एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास होते गए हैं। पहले फ्रीडम फाइटर्स ने वो सॉन्ग्स ओरिजिनेट किए और फिर वो जनरेशन टू जनरेशन पास होते गए। Through these inspirational songs, we can get information about the conditions during pre-independence period, and also the spirit behind the freedom struggle could be understood. ये जो इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स की हम बात कर रहे हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? आप कहेंगे कि क्या है, गाने ही तो है ना ये, इनसे हमें हिस्ट्री के सोर्स कैसे हुए? ये हिस्ट्री को इनसे क्या करना? हिस्ट्री को उनसे ये करना कि एक्चुअली इन सॉन्ग्स को सुनकर हमें ये समझ में आता है कि वो पीरियड कैसा था। यदि आपको समझ आ रहा है कि कोई इंस्पिरेशनल सॉन्ग में कोई बार बार आज़ादी की बात कर रहा है कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमारा भारत देश आज़ाद हो, तो आप इससे ये समझ सकती हो कि उस समय भारत देश आज़ाद नहीं था। उस समय लोगों को टॉर्चर किया जाता था। यदि कहते हमारी मिट्टी आज़ाद हो, या हमारे साथ क्या होता है, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स में सिचुएशंस भी बताई जाती है कि फार्मर्स के साथ ऐसा होता है, लोगों के साथ ऐसा होता है, और बहुत बार तो नाम भी रहते थे। मतलब बहुत सारे गवर्नर जनरल्स ऑफ ब्रिटिशर्स के नाम भी रहते थे। तो इससे वो सिचुएशन के बारे में पता चलता है, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे कि लोगों ने कितना स्ट्रगल किया, किस तरीके से स्ट्रगल किया, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। नाउ पोवाड़ा. Povada is a source for getting information about a historical event or the work of a person. There are various povadas composed on freedom struggle of 1857, valor of revolutionaries during British rule, etc.
तो पोवाड़ा जो होता है ये सोर्स होता है जिससे हमें हिस्टोरिकल इवेंट्स या लोगों के काम के बारे में पता चलता है। हिस्टोरिकल इवेंट जैसे जालियांवाला बाग इवेंट हो गया, ठीक है, इस तरीके से जो इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में हमें पोवाड़ा से पता चलता है। और इसके साथ ही साथ लोगों ने क्या क्या किया, गांधी जी ने, भगत सिंह ने, शिवाजी महाराज तो वैसे मिडिवल में, हम अभी मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, इन सब ने क्या किया, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। और बहुत सारे पोवाड़ाज हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 में कंपोज किए गए थे, जिस पे हमें ये पता चलता है कि हमारे देश के जो रिवॉल्यूशनरीज थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, किस तरीके से वो ब्रिटिशर से लड़ रहे थे और हमारे देश को प्रोटेक्ट एंड फ्री करने की कोशिश कर रहे थे। These povadas were used to create motivation and spirit among the people. Apart from freedom movement, the povadas were composed based on the work of Satya Shodhak Samaj for awakening among the oppressed classes, the Samyukta Maharashtra movement and such other events. तो फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में तो पता चलता ही था, साथ ही साथ कुछ पोवाड़ास इसलिए भी कंपोज हुए गए थे ताकि सत्याशोधक समाज जो था, जिसका काम था ऑप्रेस्ड क्लासेस, जिन्हें बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके रखा जाता है, जिनके साथ बहुत भेदभाव होता है, उन लोगों को जगाना, उन लोगों को अपने अधिकार बताना। और साथ ही साथ संयुक्ता महाराष्ट्र मूवमेंट जो हुए थे और दूसरे इवेंट्स हुए थे, इन सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। Video, audio and audio-visual sources. During the modern period, due to the development of technology, there was a development in the art of photography, recording, films, etc. Obviously, these photographs, records or films can be used as a source of history. तो जब मॉडर्न पीरियड था तो इस समय मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ भी आ चुकी थी, बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हमारी कंट्री में आ चुकी थी। जैसे हमें फ़ोटोग्राफ़ी, मतलब उस समय की जो फ़ोटोज़ है हमें आज भी मिल जाएंगी, आर्ट ऑफ फोटोग्राफी आ चुकी थी, रिकॉर्डिंग करना आता था लोगों को, फिल्म्स बनती थी, ये सारी चीज़ें आज बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारे हिस्ट्री का। और ये जो फ़ोटोग्राफ्स, रिकॉर्ड्स और फिल्म्स है, इन्हें एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री आज भी यूज़ किया जाता है। फोटोग्राफ आर विजुअल सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. With the discovery of art of photography, photograph of various persons, events, objects, structure, places were clicked. Through these photographs, we get information of the person or an event in a visual format. तो फोटोग्राफ्स जो हैं ये एक विजुअल सोर्स है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। जैसे जैसे डिस्कवरी हुई आर्ट ऑफ फोटोग्राफी की, वैसे वैसे बहुत लोगों की फ़ोटोग्राफ्स खींची गई, इवेंट्स की फ़ोटोग्राफ्स, ऑब्जेक्ट्स की फ़ोटोग्राफ्स, स्ट्रक्चर्स की फ़ोटोग्राफ्स, प्लेसेस की फ़ोटोग्राफ्स सब खींची गई। और ये जो फ़ोटोग्राफ्स हैं ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है लोगों की, उस समय इवेंट्स की। मतलब आप सोचो ना, पहले की जो चीज़ें थी हमारे पास उनकी फ़ोटोग्राफ्स नहीं है। जैसे हमने मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ा कि ये यहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत हुआ, बैटल ऑफ दूसरे जो भी बैटल्स हुए, ये सारी चीज़ें हुई, हमें सिर्फ पता है हुई, क्या हमारे पास पिक्चर्स हैं? नहीं। लेकिन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की पिक्चर्स हैं और हम हर इवेंट को अपनी आंखों से देख सकते हैं कि अच्छा ये इवेंट ऐसे हुआ था, जिनकी भी फोटोग्राफ्स है उन इवेंट्स को। In case of medieval period, there are paintings available that depict the physical feature of a person or visual description of a particular event, but the authenticity of these paintings is doubtful. Comparatively, photographs are considered to be more reliable. जो मेडिवल पीरियड है इसमें हमें पेंटिंग्स मिलती है, पेंटिंग्स के द्वारा ही हमें पता चलता है कौन कैसा दिखता था, कैसा था, एवरीथिंग। बट क्या होती है कि पेंटिंग्स तो एक पेंटर का मन है, उससे जो चीज़ जैसे बनानी है वो वैसा बना दे, तो ये रिलायबल नहीं होती। एक डाउट रहता है कि हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि चीज़ें ऐसी ही होंगी। लेकिन फ़ोटोग्राफ्स के साथ ऐसा सीन नहीं है, फ़ोटोग्राफ्स में आपको जो सच्चाई है वही दिखती है और इसीलिए ये कम्प्लीटली रिलायबल होता है। The photograph of a person gives information about the physical features, dressing style, etc. Photograph of an event gives a visual image of the event, whereas photograph of an object or a structure helps in understanding its nature.
तो जो फोटोग्राफ होती है किसी भी एमिनेंट पर्सनालिटी की या किसी भी उस समय रूलर की, इससे हमें क्या पता चलता है, फिजिकल फीचर, कि लोगों का फिजिकल फीचर कैसा था, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे दिखते थे, क्या खाते थे, एवरीथिंग। किसी इवेंट की फोटोग्राफ हो तो वो हमें ये बताती है कि वो इवेंट कैसा था, कैसा हुआ था। या किसी ऑब्जेक्ट की, स्ट्रक्चर की फोटोग्राफ हो तो वो भी हमें उसका नेचर समझने में हेल्प करती है। नाउ रिकॉर्डिंग्स। द डिस्कवरी ऑफ टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एज फोटोग्राफी. Recording is a form of audio source of history. During modern period, the speeches of leaders or important personalities, songs, etc. are available in the form of recordings. अब इसके बाद रिकॉर्डिंग्स की डिस्कवरी हुई. रिकॉर्डिंग्स एक ऑडियो सोर्स है. मतलब क्या है रिकॉर्डिंग्स? मतलब आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पे बात हो रही है ऑडियो रिकॉर्डिंग, सिर्फ आवाज़ रिकॉर्डिंग की. ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है. जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, पर्सनालिटीज़ थी, गाने थे, इन सबको रिकॉर्ड किया जाता था. दे कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, और इन्हें ही सोर्स ऑफ हिस्ट्री की तरह यूज़ किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, नेशनल एंथम जन गण मन संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर himself or the speeches of Subhash Chandra Bose can be used as an audio source for the study of history of modern India. तो जैसे जन गण मन हो गया, नेशनल एंथम हमारा, इसे खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था. साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस की बहुत सारी स्पीचेस थी. ये सारे क्या हैं? ऑडियो सोर्सेज हैं. किस चीज़ के? हमारे मॉडर्न इंडिया के, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, जो बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स की तरह हमारे लिए काम करते हैं. नाउ फिल्म्स. Films are considered as a unique discovery of modern technology. In the 20th century, there was a great development in the technique of filmmaking. Dada Saheb Phalke in the year 1930 laid the foundation of Indian film industries. तो फिल्म्स को एक यूनिक डिस्कवरी माना गया. यूनिक मतलब ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ. एक बहुत ही नई सी चीज़ चालू हुई जो थे फिल्म्स. 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट हुआ फिल्म मेकिंग का. और जो दादा साहेब फाल्के थे, ईयर 1930 में उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का फाउंडेशन किया. उन्होंने ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री स्टैब्लिश की. ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स ऑफ दांडी यात्रा, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सच अदर हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स आर अवेलेबल. बहुत सारे ऑडियो विजुअल्स हैं, मतलब वीडियोस हैं जिसमें ऑडियो भी है किसकी, और इनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, जैसे दांडी यात्रा की, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट की, और भी कुछ हिस्टोरिकल मूवमेंट्स की अवेलेबल है. तो दीज फिल्म्स द इवेंट्स कुड बी सीन इन रियलिटी. तो इसके कारण क्या है, ये जो इवेंट्स हुए थे हमें ये आज के समय हम देख सकते हैं. मतलब प्रॉपर कैसा हुआ था, हर चीज़ें कैसी थी, बिल्कुल एक्यूरेटली हम आज देख सकते हैं. कंपेयर टू एंशियंट एंड मिडिएवल पीरियड, the sources of study of modern Indian history are found in abundance and variety. The archaeological sources of this period are to a great extent found in a better state. तो यदि हम एंशियंट हिस्ट्री और मिडिएवल पीरियड की हिस्ट्री को देखें तो इन सब के कंपैरिजन में जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो हमें बहुत ही एबंडेंस, मतलब बहुत सारी सोर्सेज हैं उनके, बहुत सारी हिस्ट्री हमको मिल जाएगी और बहुत वैरायटी में मिल जाएगी. और जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है वो भी बहुत अच्छे हैं उस समय के, मतलब बहुत अच्छे से हमें चीज़ें बिल्कुल प्रूफ के साथ मिली हैं. देयर आर मैनी रिटन सोर्सेज प्रिजर्व्ड इन द आर्चीव्स, बट वाइल रेफरिंग द रिटन सोर्सेज द आइडियोलॉजी एंड ओपिनियन ऑफ द ऑथर रिगार्डिंग द पर्टिकुलर इवेंट नीड्स टू बी एग्जामिन. अब देखिए बहुत सारी लिखी हुई चीज़ें भी हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी है, जैसे महात्मा गांधी पे बुक लिखी है, सुभाष चंद्र बोस पे बुक लिखी है, रविंद्रनाथ टैगोर पे बुक लिखी हुई है, और इन लोगों ने भी बहुत सारी बुक्स लिखी है. तो ये बुक्स तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की तरह हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि ये कितने रिलायबल है. अब क्या है, कोई भी आदमी बुक लिखता है तो वो अपनी सोच से लिखता है. वो क्या सोचता है, वो क्या समझता है, उसे क्या सही और क्या गलत लिखता है, वो उस तरीके से आपको दिखाएगा. तो इसीलिए रिटन सोर्सेज पे थोड़ा कम ही
ही जाते हैं ऑब्वियसली, बहुत इन्फॉर्मेशंस मिलती है, पर अगेन यही बात हो जाती है कि एक ऑथर की लिखी हुई जो बुक्स होती है उस पर थोड़ा सा कम रिलाई किया जाता है. There is a great need of preserving these historical sources through which the rich tradition of history can be handed over to the next generation. तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी जो हिस्टोरिकल सोर्सेज है उन्हें अच्छे से प्रिजर्व करके संभाल के रखा जाए, क्योंकि यही हमारा रिच ट्रेडिशन है हमारी हिस्ट्री का, जिसे हमें अपनी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को भी देना है, ताकि उसे भी हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चल सके. तो इस लेक्चर को यही ख़त्म करते हैं. आपका चैप्टर भी ख़त्म होता है. यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे श्योर पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.